हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पहली बार प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने मैन्युफैक्चर किए पिनाका रॉकेट्स। इंडियन नेवी के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं F-18 सुपर हॉर्नेट। चाइनीज वायरस के कारण INS विक्रांत के बेसिन ट्रायल्स में देरी। भारत रख रहा है चीन के साथ मिलिट्री बेसिस पर करीब से नजर। और अब पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन भारत नहीं बल्कि इसराइल है। मेक इन इंडिया पहल को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देते हुए भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के रॉकेट्स को अभी हाल ही में सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया है। और इन पिनाका रॉकेट्स को भारत में मैन्युफैक्चर करने वाली ये भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी बनी है। और जबकि इससे पहले इन रॉकेट्स को भारत में केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाता था, लेकिन अब DRDO के साथ साइन हुए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट के तहत अब इस कंपनी ने भी इन रॉकेट्स को मैन्युफैक्चर किया है और इंडियन आर्मी द्वारा इनका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया गया है। और अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पिनाका रॉकेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जैसे सिंगल सोर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और सोर्सेज के मुताबिक फाइनल डेवलपमेंटल ट्रायल्स के तहत इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए 6 पिनाका रॉकेट्स को टेस्ट किया गया था। और जबकि पहले इस तरह की म्यूनिशंस को या तो दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट किया जाता था या फिर ये भारत में ही पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते थे। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से इन रॉकेट्स के फेलियर्स के बारे में कई तरह की कंप्लेंट्स आती रहती थी। और जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के इस तरह की म्यूनिशंस की मैन्युफैक्चरिंग में एक मिक्स ट्रैक रिकॉर्ड था, यानी कि उसे खराब भी नहीं कह सकते हैं तो उसे अच्छा भी नहीं कहा जा सकता है। और उसमें अक्सर क्वालिटीज के इश्यूज आते रहते थे। और इसलिए अब इंडियन आर्मी को ये चाहिए था कि इस तरह की क्वालिटी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के ऊपर से जो निर्भरता है उसे कम करने की जरूरत है। और फिर इसके बाद ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इसका काम सौंपा गया। और केवल इतना ही नहीं बल्कि ये भी मालूम पड़ा है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन पिनाका रॉकेट्स को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के फिक्स प्राइस की तुलना में करीब 20 से 30% सस्ता बना रही है। और हमें तो ये भी लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, यानी कि भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनियां पब्लिक सेक्टर कंपनीज की तुलना में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देने लगी, तो फिर वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जो ये यूनियन स्ट्राइक वाली खबरें आती रहती हैं ये आनी बंद हो जाएंगी। नेवी सोर्सेज के मुताबिक भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के हार्बर ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। और अब अगले महीने सितंबर से इसके बेसिन ट्रायल्स को शुरू किया जाएगा। और एक बार इसके बेसिन ट्रायल्स पूरे होने के बाद फिर INS विक्रांत के समुद्री परीक्षण शुरू होंगे। और ऐसे करके 2023 तक इंडियन नेवी की सर्विस में ये पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज होने की उम्मीद है। हालांकि सोर्सेज का ये भी कहना है कि INS विक्रांत के जो बेसिन ट्रायल्स हैं ये पहले ही शुरू किए जाने थे, लेकिन चाइनीज वायरस के चलते इनमें देरी हो रही है और अब अगले महीने तक इन्हें शुरू किए जाने की उम्मीद है। और बता दें कि जो ये बेसिन ट्रायल्स होते हैं इसके तहत शिप के अंदर मौजूद सारे सिस्टम्स का एक बार फाइनल टेस्ट किया जाता है और ये पूरा होने के बाद ही इसे समुद्री परीक्षणों के लिए समुद्र में उतारा जाता है। और जबकि इसके अलावा द ड्राइव की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि मैरीलैंड में स्थित नेवल एयर स्टेशन में बोइंग के F-18EF सुपर हॉर्नेट फाइटर के स्की जंप ट्रायल्स चल रहे हैं। और ये जो ट्रायल्स हैं ये इंडियन नेवी के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन एफर्ट का हिस्सा है, जिसके तहत बोइंग कंपनी ये बताना चाह रही है कि उनका जो F-18EF सुपर हॉर्नेट फाइटर है ये इंडियन नेवी के INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे इस्टोबार कॉन्फ़िगरेशन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और इन F-18EF सुपर हॉर्नेट फाइटर्स की फ्लाइट टेस्टिंग का सबसे पहला खुलासा इंडियन डिफेंस एनालिस्ट सौरभ जोशी की तरफ से उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किया गया था। और उन्होंने सबसे पहले इन फाइटर्स की स्की जंप लॉन्च ट्रायल्स की जानकारी दी थी। हालांकि इंडियन नेवी के कैरियर बेस्ड फाइटर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कई अलग अलग कंटेंडर्स शामिल हुए हैं। इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर माने जा रहे हैं उनमें एक है F-18EF सुपर हॉर्नेट और दूसरा है राफेल फाइटर का नेवल वेरिएंट। और हम इन दोनों फाइटर्स पर एक कंपैरिजन वीडियो भी पहले बना चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे इस वीडियो के आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। भारत फोर्ज के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अमित कल्याणी की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि उनके द्वारा विकसित की गई 4 आर्टिलरी गन्स में से एक गन इंडियन आर्मी के साथ टेस्टिंग के फाइनल स्टेज में है और जबकि बाकी की अन्य गन्स भी ट्रायल्स के अलग अलग स्टेजेस में चल रही हैं। उनका कहना था कि पहले गन के 4 ट्रायल्स किए गए हैं और जबकि दूसरी गन के लिए 3 सेट ऑफ ट्रायल्स को सेट किया गया है। और एक बार इन ट्रायल्स का लास्ट फेज पूरा हो जाने के बाद फिर हम इनकी सेल प्रोसेस को शुरू करने के लिए तैयार हैं। और इनके द्वारा बनाई गई जो पहली गन है वो है 155 mm और 52 कैलिबर की भारत 52 ATAGS और इसकी जो फायरिंग रेंज है वो 48 किलोमीटर से भी ज्यादा है और जो इसकी सेल्फ प्रोपेल्ड ग्राउंड स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 30 सेकंड में 6 राउंड्स फायर करने में सक्षम है। और जबकि इसी कल्याणी ग्रुप की जो 155 mm और 39 कैलिबर की अल्ट्रालाइट होविट्जर है उसकी रेंज केवल 24 से 39 किलोमीटर है, जिसके बारे में हमने आपको भी हाल ही के डिफेंस अपडेट्स में पहले भी बताया है।
और उनका दावा है कि उनके सारे प्रोडक्ट्स 100% स्थानीय तौर पर ही डिजाइन, इंजीनियर और डेवलप किए गए हैं। और जैसा कि आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर वेस्टर्न सेक्टर में इंडियन एयरफोर्स के तेजस फाइटर्स को भी डिप्लॉय किया गया है और इसलिए अब इंडियन एयरफोर्स इन तेजस फाइटर्स की अवेलेबिलिटी रेशियो को सुनिश्चित करने के लिए HAL के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी समय एक एवरेज संख्या में ये LCA तेजस फाइटर्स उड़ान के लिए हमेशा उपलब्ध रहें, जिसमें इनकी सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट इश्यूज को भी कंसिडर किया जाएगा। टॉप सोर्सेस के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच इंडियन एजेंसीज ने चीन के 7 मिलिट्री बेसिस पर काफी करीब से नजर रखी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ सप्ताह में इन बेसिस पर गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अभी हाल ही में चाइनीज एयरफोर्स ने अपने इन बेसिस को अपग्रेड किया है, जिसमें उन्होंने हार्डन शेल्टर्स का निर्माण, रनवे की लेंथ को बढ़ाना और साथ ही साथ एडिशनल मैन पावर को भी डिप्लॉय किया गया है। और इन 7 मिलिट्री बेसिस में से 3 बेसिस लद्दाख के बिल्कुल अपोजिट हैं, जिनमें एक है होटान, दूसरा है गरगुंसा और तीसरा है कसगर। और जबकि जो बाकी के अन्य बेसिस है उनमें होपिंग, कोनकाजोंग, लिंजी और पनगट शामिल हैं। और जो शिंगजियांग और तिब्बत ऑटोनोमस मिलिट्री रीजन में मौजूद हैं, उन बेसिस पर काफी करीब से नजर रखी जा रही है। और जबकि इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है जिसमें कहा गया था कि गुरुवार को LAC पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस आगे ले जाने के लिए भारत और चीन के बीच डिप्लोमेटिक लेवल्स की एक फ्रेश बातचीत हो सकती है। हालांकि फिलहाल अभी तक तो ये कंफर्मेशन नहीं आया है कि डिप्लोमेटिक लेवल्स की बातचीत आज हुई है या नहीं, लेकिन अगर इस पे कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो हम आपको अगले डिफेंस अपडेट में उसकी जानकारी दे देंगे। और बाकी इसके अलावा आज सूरत में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी एक नई इंटरसेप्टर बोट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है ICGS C454 और इसे बनाया है लार्सन एंड टुब्रो ने। ये करीब 27 मीटर लंबी बोट है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 83 किलोमीटर प्रति घंटा और ये एक्सीलेंट सी कीपिंग, मैन्यूवरेबिलिटी और 500 नॉटिकल माइल्स की एंड्योरेंस रेंज के साथ आती है। और इसके साथ एक रिपोर्ट ये भी है कि बेंगलुरु में स्थित भारत की स्टार्टअप कंपनी पिक्सल अपनी पहली अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट इस साल के बाद लॉन्च करने के लिए तैयार है और ये सैटेलाइट सोयूज रॉकेट से लॉन्च करने के लिए शेड्यूल की गई है। और बता दें कि पिक्सल काफी पुरानी कंपनी नहीं है, बल्कि इसे केवल 1 से 1.5 साल ही हुआ होगा, लेकिन इस कंपनी ने स्पेस सेक्टर में काफी तेजी से तरक्की की है और इस कंपनी ने अपना गोल तय किया है कि 2022 तक ये स्पेस में इनके द्वारा बनाई गई 30 सैटेलाइट्स का एक समूह तैनात कर देंगे। और एक बार इस कंपनी की सारी स्मॉल सैटेलाइट्स ऑर्बिट पर डिप्लॉय हो जाएंगी तो इसके बाद पिक्सल नेटवर्क डेली बेसिस पर ग्लोबल स्पैनिंग इमेजिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कराने में भी सक्षम होगा। और इस कंपनी का दावा है कि उनकी टेक्नोलॉजी आज के समय में मौजूद अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट की तुलना में ज्यादा हायर क्वालिटी का डेटा प्रोवाइड करेगी। जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे, जिनमें अभी तक 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है, जिनमें AK-47 पिस्टल, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और चाइनीज ग्रेनेड्स भी शामिल हैं। बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस के जॉइंट ऑपरेशन अभी भी जारी है और इसी दौरान कुपवाड़ा में जो ऑपरेशन हुआ था जिसमें एक आतंकी मारा गया था, उस आतंकी की पहचान एक पाकिस्तानी के तौर पर हुई है। और इसी बीच इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले सर्दियों के मौसम में आतंकी जम्मू कश्मीर में अपनी घुसपैठ की कोशिशों को बढ़ा सकते हैं और साथ ही जम्मू कश्मीर में स्थित इंडियन आर्मी की पोस्ट पर वे एक बड़ा आतंकी हमला करने की भी कोशिश कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ LOC के पार टॉप आतंकी संगठन फिर से एक्टिव हो गए हैं और पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी कि बैट को भी एक्टिव कर दिया गया है। और जबकि इसी बीच अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक टीवी इंटरव्यू में खुलकर स्वीकार किया है कि पाकिस्तान का भविष्य अब चीन के रहमो करम पर टिका हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में UAE की तरह इजराइल के साथ भी कोई शांति समझौता नहीं करेगा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि इजराइल को लेकर उनकी जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है और पाकिस्तान तब तक कभी भी इजराइल को स्वीकार नहीं कर सकता है जब तक फिलिस्तीन के लोगों को अधिकार और एक स्वतंत्र देश नहीं मिल जाता है। और बता दें कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच कोई राजनीतिक संबंध नहीं है और उनके विमानों को एक दूसरे के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति भी नहीं है। और उनका ये भी कहना था कि अगर हम इजराइल को मान्यता देते हैं और फिलिस्तीनियों द्वारा सामना किए गए अत्याचार को अनदेखा करते हैं तो फिर हमें कश्मीर को भी छोड़ देना होगा और हम ये नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने कश्मीर को आखिर पकड़ा ही कब था। और जबकि कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच तनाव वाली रिपोर्ट को उन्होंने खारिज किया है और उनका कहना है कि सऊदी अरब हमारे प्रमुख मित्रों में से एक है और हमारे संबंध अभी भी भाईचारे वाले हैं। हालांकि वो बात अलग है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की आर्थिक मदद को रोक दिया है और जो लोन पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिया है वो भी तुरंत वापस लौटाने के लिए कहा गया है। और अभी जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ सऊदी अरब गए थे तब भी उन्हें खाली हाथ वापस भेज दिया गया था। और बाकी पाकिस्तान के मुताबिक जब तक कि फिलिस्तीनियों को आजादी नहीं मिलती है तब तक इसराइल पाकिस्तान का नंबर 1 दुश्मन है और जबकि भारत को पाकिस्तान से दुश्मनी करने के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का तो
ये तक लगता है कि ग्लोबल कम्युनिटी में पाकिस्तान एक एक्टिव मेंबर है, और जबकि ग्लोबली उन्होंने भारत को आइसोलेट कर दिया है। और ये सब सुन के तो यकीन नहीं आता है कि कोई गलतफहमी से इतनी बुरी तरीके से भी प्रभावित हो सकता है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।